हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो जो अपना चैनल है इंजीनियर देव सर NITN के नाम से जो चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें। आज अपना टॉपिक है जनरल साइंस का क्विज होने वाला है यहाँ पे दोस्तों। तो अपन आज जनरल साइंस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे। वो क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी किसी के भी हो सकते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाइएगा। अपन क्विज स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। आप 8:15 तक रोज क्लास होती है, तो आप 8:10 तक यूट्यूब चैनल पर आ जाए और फिर अपन देखो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन आपके बीच में मैं लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों ये फिजिक्स का क्वेश्चन आया है। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे आज। करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, धारा विद्युत पे होंगे दोस्तों। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। अर्थ मतलब उसको कहते हैं, जो अर्थिंग होता है ना, अर्थिंग उसको कहा जाता है। अर्थ पृथ्वी के जो लगाते हैं ना, उसको अर्थ कहते हैं। अर्थिंग का क्या यूज है, मतलब अर्थिंग क्यों लगाया जाता है, या अर्थ क्यों लगाया जाता है। अर्थ मतलब वो इसका शब्द का अर्थ होता है वो नहीं है, अर्थिंग है। अर्थिंग यानी ये है अर्थिंग दोस्तों। क्योंकि उसको क्या किया जाता है कि उसको एक गड्ढा खोद के जमीन में उसको यहाँ पे डाल दिया जाता है, उसमें नमक और पानी ऐसा डाला जाता है, अर्थिंग बनाया जाता है। तो विद्युत उपकरण में अर्थ का प्रयोग क्यों किया जाता है, या फिर वो न्यूट्रल फेज मतलब वो आता है जो अर्थिंग अलग से आता है एक वायर, वो क्यों काम में लिया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है कि खर्च को कम करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं इसलिए उसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी सुरक्षा के लिए उसका उपयोग करते हैं, या ऑप्शन डी फ्यूज के रूप में उसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आपको एक आंसर यहाँ पे बताना है, ABCD में से क्या करेक्ट आंसर होगा। जो आंसर होगा क्या वो फ्यूज के रूप में होगा, सुरक्षा के लिए होगा, क्योंकि उपकरण में 3 फेज काम करते हैं उसके लिए होगा, या खर्च को कम करने के लिए होगा दोस्तों। अर्थिंग का यूज क्या है दोस्तों, अर्थिंग का क्या यूज है दोस्तों, जल्दी से जल्दी कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसका आंसर होगा सुरक्षा के लिए। ये सुरक्षा के लिए किया जाता है कि कभी भी कोई दिक्कत आवे तो इस अर्थिंग के माध्यम से हम उसको सेव कर सकते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से दोस्तों अर्थिंग का यूज किया जाता है। तो आंसर होगा सी। जिसने भी सी ऑप्शन आंसर दिया है उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अपन बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखो ये ओम के नियम पर आधारित है। ओम का नियम है ना, ओम्स लॉ पूछा गया। इंग्लिश में बताना चाहूं तो ओम्स लॉ के बारे में पूछा गया। तो ये क्या परिभाषित करता है, किसको डिफाइन करता है। ये प्रतिरोध मतलब ये रेजिस्टेंस को करता है, करंट को करता है, आई वोल्टता मतलब वोल्टेज को करता है, या फिर V एंड I दोनों को करता है। देखो इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया कि ये रेजिस्टेंस को करता है, प्रतिरोध को करता है, धारा मतलब करंट को करता है, वोल्टता मतलब वोल्टेज को करता है, या धारा और वोल्टता दोनों मतलब V एंड I को करता है। चारों में से जो ऑप्शन करेक्ट आंसर है वो जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों। प्रतिरोध को रेजिस्टेंस कहा जाता है, धारा को करंट कहा जाता है, वोल्टेज को वोल्टता कहा जाता है, और धारा वोल्टता मतलब वोल्टेज एंड करंट दोनों मैंने लिख दिया। जल्दी से जल्दी कमेंट करें दोस्तों, ओम का नियम किसे परिभाषित करता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इसमें आंसर V और I आएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। धारा व वोल्टता दोनों में करता है, क्योंकि V I के प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों। फिर क्या होता है, या V अपॉन I का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो ये जब ये समानुपाती चिन्ह होता है, ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है, वो हटता है। तो यहाँ पे इक्वल टू आई आर आता है दोस्तों, आर आई या आई आर। आर यहाँ पे रेजिस्टेंस है जो कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये प्रतिरोध को नहीं बताता है दोस्तों। बहुत जनों का आंसर ए होगा, वो गलत जवाब है। आंसर डी करेक्ट जवाब होगा। यहाँ पे ओम्स लॉ है, जो ओम्स लॉ है वो V और I के बारे में बताता है। क्योंकि देखो ओम्स लॉ में अपन जब ये बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अपन जब भी V वर्सेस I का ग्राफ बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। तो ओम्स लॉ को फॉलो करता है दोस्तों, क्योंकि ये कांस्टेंट, इसकी ढाल हमेशा बराबर होती है ना। ये इसकी स्लोप होती है वो इक्वल होती है ना। जिसमें ये स्लोप इक्वल नहीं होती, V अपॉन I का रेशियो कांस्टेंट नहीं होता, या V प्रोपोर्शनल नहीं होता I के, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, वो ओम का नियम का पालन नहीं करता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। शुष्क सेल होता है, शुष्क सेल मतलब ड्राई सेल। जो ड्राई सेल होता है दोस्तों, वो कौन सा सेल होता है, प्राथमिक मतलब प्राइमरी होता है, द्वितीयक मतलब सेकेंडरी होता है, तृतीयक मतलब
चतुर्थक और तृतीयक, मतलब जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, ये ट्राई, ये क्वाड, मतलब आगे आपको बताना है कि ये कौन से सेल होते हैं, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, तृतीयक सेल होते हैं या चतुर्थक सेल होते हैं ड्राई सेल में। ड्राई सेल क्या है? प्राथमिक सेल है, द्वितीयक सेल है, तृतीयक सेल है या चतुर्थक सेल है? जल्दी से जल्दी दोस्तों कमेंट करें आंसर आपका। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों प्राथमिक सेल। प्राइमरी सेल होता है, प्राइमरी सेल होता है कौन सा? प्राइमरी सेल होता है जो अपना ड्राई सेल होता है, जो ड्राई सेल, यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं ड्राई सेल प्राइमरी सेल होता है। तो यहाँ प्राथमिक सेल आंसर है। जिसने भी ए ऑप्शन आंसर दिया उसका सही जवाब है दोस्तों। तो अपन चल रहे हैं, देखो आज विज्ञान का क्विज चल रहा है, जनरल साइंस का क्विज चल रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है ना। तो अगला क्वेश्चन अपने बीच में आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपको अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है कि एक फ्यूज तार का उपयोग होता है, मतलब फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है? जो फ्यूज वायर है, फ्यूज तार का मतलब फ्यूज वायर का उपयोग क्यों किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि हानि पहुंचाए बिना उच्च विभव धारा को प्रवाहित करना, मतलब धारा की उच्च विद्युत धारा, मतलब हाई करंट को वो सर्किट में से हाई करंट को फ्लो कराने के लिए बिना किसी हानि के यूज करते हैं, या अत्यधिक धारा प्रवाह के लिए विद्युत परिपथ को तोड़ते हैं, या कहते हैं कि विद्युत जो अपना सर्किट है उसको ब्रेक करने के लिए फ्यूज का यूज होता है। सेकंड ऑप्शन है कि धारा प्रवाह, अधिक धारा प्रवाह हो जाए तो उसको सर्किट को ब्रेक कर देता है, सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में है कि मैक्सिमम धारा या हाई करंट को फ्लो कराने के लिए यूजफुल है। सी ऑप्शन है दोस्तों किसी भी व्यक्ति को झटके से बचाने के लिए। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है कि ये फ्यूज तार का उपयोग किस लिए होता है, फ्यूज वायर है, इसका उपयोग किस लिए होता है दोस्तों? तो क्या ये उच्च धारा प्रवाहित करने के लिए, मतलब हाई करंट फ्लो करने के लिए, या हाई करंट फ्लो होने पर सर्किट को ब्रेक करने के लिए, या सी ऑप्शन किसी भी व्यक्ति को झटके से बचाने के लिए, करंट ना लगे इसके लिए यूज होता है दोस्तों, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से जल्दी आंसर बताइए दोस्तों, उसका क्या आंसर होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट करें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका आंसर होगा अत्यधिक धारा प्रवाह के समय सर्किट को ब्रेक करता है, विद्युत परिपथ को तोड़ता है। तो यहाँ फ्यूज लगाया जैसे, तो जैसे ही यहाँ पे करंट, ज्यादा करंट, एक लिमिट से ज्यादा करंट फ्लो हो जाती है तो ये यहाँ पे फ्यूज उड़ जाता है। फ्यूज उड़ जाना या सर्किट ऑफ हो जाता है जिससे कि धारा का प्रवाह रुक जाता है, तो सर्किट एकदम से आगे पूरा सर्किट नहीं जलता है। तो यहाँ पे ये फ्यूज का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि अत्यधिक धारा के समय विद्युत परिपथ को जोड़ने पर। जिसने भी बी ऑप्शन दिया उसका करेक्ट जवाब है दोस्तों। अब अपन चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको ये बताना है दोस्तों, आपको ये बताना है कि जो बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है। मान लो ये बल्ब है दोस्तों, ये इस बल्ब में एक ऐसा फिलामेंट होता है दोस्तों, ये फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? कॉपर का बना रहता है, आयरन का, लेड का, या टंगस्टन का? ये वैसे ही लिखे हिंदी में बट इंग्लिश वर्ड है तो मैं इनकी इंग्लिश अलग से नहीं बता रहा हूं दोस्तों। यहाँ पे कॉपर होगा, आयरन होगा, लेड होगा या टंगस्टन होगा। जो ये फिलामेंट है, ये इस फिलामेंट की बात कर रहा हूं दोस्तों, ये किसका बना होता है? बल्ब में, बिजली के बल्ब में, मतलब लाइट में जो बल्ब होता है दोस्तों, उसके अंदर जो ये फिलामेंट होता है दोस्तों, ये किसका बना होता है? ये फिलामेंट किसका बना होता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जल्दी से जल्दी कमेंट करें दोस्तों। ये टंगस्टन का बना रहता है ये फिलामेंट, ये फिलामेंट टंगस्टन का बना रहता है। जिसने भी डी ऑप्शन आंसर दिया उसका करेक्ट जवाब है दोस्तों। तो अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 हो चुका है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किलोवाट, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा KWH किसकी इकाई है, मतलब यूनिट है, किसकी है? विभवांतर मतलब वोल्टेज की है क्या? विद्युत शक्ति मतलब पावर की है क्या? है ना, यहाँ पे लिख देता हूं, विभवांतर मतलब वोल्टेज, वोल्टेज डिफरेंस वी कैन शो बाई वी। तो वी लिख देता हूं यहाँ पे। शक्ति मतलब पावर, या फिर एनर्जी, या फिर विद्युत विभव। विभव, विभव अलग है, ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज डिफरेंस है दोस्तों। तो इसको मैं लिखना चाहूं तो वी, ये वोल्टेज डिफरेंस है दोस्तों, ये पावर है, ये एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा मतलब एनर्जी, विभव मतलब वोल्टेज। अब बताइए ये KWH किसकी यूनिट है दोस्तों? बताइए। विभवांतर की ऑप्शन ए विभवांतर वोल्टेज की है, ऑप्शन बी शक्ति मतलब इलेक्ट्रिक पावर की है, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की है, या ऑप्शन फोर्थ विद्युत विभव
मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जैसे पी वी से लिखते हैं बट इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो आप जल्दी से जल्दी दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। मैंने पूरे क्वेश्चन का एकदम से सर्जरी कर दी है, उसको पूरा इंग्लिश बना दिया है हिंदी से, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी आराम से आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी आंसर देवे। क्वेश्चन हिंदी में लिखा है इसलिए मैं एक्सप्लेन ज्यादातर अंग्रेजी में कर रहा हूँ, ताकि हिंदी वालों को तो वैसे ही दिक्कत नहीं आ रही दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या होगा? किलोवाट किसकी है बताइए? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है दोस्तों बताइए? इसका आंसर होगा विद्युत ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा, है ना। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की है। किलोवाट इतनी तो पावर की है, ये टाइम की है, तो P इंटू टी एनर्जी होती है दोस्तों, पावर इंटू टाइम एनर्जी होते हैं, इसलिए ये यहाँ पे सी ऑप्शन आंसर होगा। जिसने भी सी ऑप्शन आंसर दिया दोस्तों उसका करेक्ट जवाब है। अपन बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों अपना यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? मतलब इलेक्ट्रिक को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए किसको, यहाँ पे बताता हूँ, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कौन सी मेटल धातु, मतलब कौन सी मेटल का उपयोग किया जाता है दोस्तों? यूरेनियम, लोहा मतलब फेरस और तांबा या फिर एल्यूमिनियम, किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों यहाँ पे कि यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, लोहे का किया जाता है, तांबा का किया जाता है, या एल्यूमिनियम का? क्या करने के लिए? धातु के द्वारा, मतलब विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करने के लिए, लाइट प्रोड्यूस करने के लिए दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है? जल्दी से जल्दी यहाँ पे आंसर दे दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर होगा ए ऑप्शन, इसका करेक्ट जवाब होगा ए, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम, है ना। तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि यूरेनियम नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, वो चीजें पढ़ी होगी आपने, तो आप यू कैन अंडरस्टैंड, आंसर यूरेनियम होगा दोस्तों। ए ऑप्शन जिसने भी दिया है सही जवाब है दोस्तों। अब चलते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि एम्पियर क्या मापने की इकाई है? जो एम्पियर है वो क्या मापता है दोस्तों बताइए? पहला वोल्टेज है, दूसरा विद्युत धारा मतलब करंट है, तीसरा आर मतलब प्रतिरोध है, चौथा पावर है दोस्तों। आपको फिर लिख देता हूं, देखो ये वोल्टेज है, ये आई मत करंट है, विद्युत धारा करंट को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, प्रतिरोध को आर से लिखते हैं दोस्तों, पावर को पी से लिखते हैं। तो आप इंग्लिश मीडियम वाले भी बता सकते हैं कि आंसर वोल्टेज होगा, करंट होगा, रेजिस्टेंस होगा या फिर पावर होगा। जल्दी से जल्दी कमेंट करें दोस्तों कि एम्पियर किसका यूनिट है, मतलब क्या मापने में यूज होता है। ये बहुत ही सिंपल सरल सवाल है, ये बहुत से कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों बार बार हजार बार पूछा जाता है, तो इसलिए आप जल्दी जल्दी बताइए कि एम्पियर किसका यूनिट है। तो आपको बता दूं एम्पियर विद्युत धारा का यूनिट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट, उसका करंट का यूनिट है दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक करंट मापी जाती है इससे, एम्पियर की सहायता से। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी कौन सी युक्ति है, युक्ति मतलब ऐसा कौन सा डिवाइस है नीचे दिए हुए जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। ऐसा कौन सा है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने वाला सोर्स कौन सा है, मतलब कौन सी युक्ति है, मतलब कौन सा डिवाइस है? डायनमो है, ट्रांसफॉर्मर है, विद्युत मोटर है, या इंडिकेटर है? इंडिकेटर, है ना। तो दोस्तों ये डायनेमो होगा, ट्रांसफार्मर होगा, विद्युत मोटर होगा, इंडिकेटर होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन चेंजिंग इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, व्हिच डिवाइस वी विल यूज और प्रीफर? अपन कौन सा डिवाइस यूज करेंगे या प्रीफर करेंगे? जल्दी से जल्दी आप दोस्तों आंसर दीजिए। डायनेमो करेंगे, ट्रांसफार्मर करेंगे, विद्युत मोटर या इंडक्टर? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज में होगा दोस्तों यहाँ पे? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं विद्युत मोटर इसका करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन जिसने भी दिया उसका सही जवाब है। कल मैंने पूछा था दोस्तों कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने के लिए बैटरी आंसर था, बैटरी आंसर था दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ पे आज विद्युत मोटर है। मैं से याद कर सकते हैं, मैं से मैकेनिकल। तो अगला क्वेश्चन नंबर 10वां अपने बीच में आ रहा है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये भी सामान्य परिस्थितियों में कौन सी धातु तरल रूप में रहती है, मतलब लिक्विड फॉर्म में कौन सा रहता है, मतलब नॉर्मली लिक्विड में कौन सी नीचे मेटल्स दी रखी है, कौन सी लिक्विड मेटल है? एक तो या जो देखो कौन है, ये जस्ता है, रेडियम है, यूरेनियम है, या पारा है? जल्दी से जल्दी बताइए। पारा मतलब मरकरी दोस्तों,
ये यूरेनियम है, रेडियम है ना? जल्दी से जल्दी बताइए, जस्ता है, रेडियम है, यूरेनियम है या पारा है दोस्तों? तो जल्दी से जल्दी बताइए कि कौन सी लिक्विड है, लिक्विड, लिक्विड तरल रूप में कौन सी मेटल लिक्विड है दोस्तों? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर पारा होगा दोस्तों। डी ऑप्शन जिसने भी दिया उसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो ये पारा होता है, ये तरल रूप में रहता है दोस्तों। अगला जवाब दोस्तों, अगला देखिए, बहुत ही इंग्लिश अलग से समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें खुद में इंग्लिश है वर्डिंग में। व्यावसायिक रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में कौन जाना जाता है? व्यावसायिक मतलब कॉमर्शियल रूप में, कॉमर्शियल फॉर्म में सोडियम बाइकार्बोनेट किसको जाना जाता है? मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो क्या होता है? वॉशिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है या सोडा ऐश होता है? जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों कि सोडियम बाइकार्बोनेट है वो क्या होता है? वॉशिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है या सोडा ऐश होता है? ये केमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपकी केमिस्ट्री शुरू हो चुकी है दोस्तों, तो आप ये केमिस्ट्री 2-3 प्रश्न आ चुके हैं, तो ये केमिस्ट्री चल रही है दोस्तों। जल्दी से जल्दी बताइए कि कौन सा इसमें उत्तर होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वॉशिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जो वॉशिंग सोडा होता है दोस्तों। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, यहाँ पे लिखा है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का प्रयोग उपयोग यानी यूज किस में किया जाता है दोस्तों? देखो ये इंग्लिश वर्ड ही है दोस्तों, तो आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का उपयोग यूज किस रूप में किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए है। इसका एक ऑप्शन और नीचे रह गया दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको आराम से दिखा देता हूँ। दर्द निवारक के रूप में, एक शामक के रूप में, आंसू गैस के रूप में, एक उर्वरक के रूप में। जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों कि ये अपना दर्द निवारक के लिए है, मतलब या दर्द निवारक मतलब दर्द को कम करने के लिए, एक शामक मतलब फिर आंसू गैस के लिए है, और या एक उर्वरक के रूप में। उर्वरक एक केमिकल होता है उसके रूप में। आंसू गैस मतलब जो अपने अश्रु गैस के नाम से जानी जाती है वो है, या फिर एक शामक के रूप में है, या फिर एक दर्द निवारक के रूप में। शामक या दर्द निवारक, जल्दी से जल्दी ऑप्शन आप आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो इसका दोस्तों आंसर होगा दर्द निवारक, है ना? ये दर्द निवारक है, दर्द को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। ये इनके नहीं थे इसलिए मैंने इनके बारे में ज्यादा इंग्लिश में नहीं बताया, क्योंकि ये आंसर में थे ही नहीं, जो आपको डायरेक्ट समझ में आ गया होगा जो भी आंसर था। अच्छा, अगला बहुत ही शानदार सवाल दोस्तों आपके बीच में आ रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिकल मैग्नेट बनाने के लिए, यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाने के लिए, मैग्नेट आराम से आंसर दे सकते हैं, मैं बहुत वेट करता हूं। इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग, मतलब किस मेटल का उपयोग किया जाता है दोस्तों? जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है दोस्तों? जल्दी से जल्दी आप यहाँ पे बताइए मुझे कमेंट करके कि इसके लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है दोस्तों। जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों, इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाने के लिए किस मेटल का उपयोग किया जाता है? तो तांबे का किया जाता है, कोबाल्ट का किया जाता है, आयरन का किया जाता है, निकेल मतलब निकल का किया जाता है, आयरन का किया जाता है, कोबाल्ट का किया जाता है, या तांबे का किया जाता है? जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों किसका किया जाता है, जल्दी से जल्दी कमेंट करें। इसका आंसर होगा दोस्तों आयरन, है ना? Fe का यूज किया जाता है मैग्नेट बनाने के लिए। मैग्नेट ऐसी होती है जिसको जो एक साइड नॉर्थ पोल होता है, एक साइड साउथ पोल होता है ना? मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि लाइक चार्ज रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। मतलब जैसे नॉर्थ नॉर्थ समान जो होंगे पोल, ध्रुव होंगे, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे, और असमान नॉर्थ और साउथ जैसे होंगे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, आकर्षण करेंगे, है ना दोस्तों? तो इसको कहते हैं अट्रैक्ट ईच अदर। तो कहना चाहूं तो अनलाइक चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्ज विल रिपेल ईच अदर। ओके, अगला क्वेश्चन अपन बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या आपके बीच में क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है दोस्तों, आराम से देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा कर दिया मैंने। कोयला गैस का मुख्य घटक है, मतलब कोयला गैस है उसका मुख्य कंपोनेंट क्या है? घटक मतलब कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन है, पानी है, नाइट्रोजन है, या मीथेन है? इसका क्या इंग्लिश बताऊं दोस्तों? ऑक्सीजन होता है, पानी वाटर होता है, नाइट्रोजन मीथेन सब इंग्लिश वर्ड है। पानी हिंदी में लिखा है तो वाटर जानते हो आप। तो दोस्तों बताइए कि कोयला गैस का मुख्य कंपोनेंट कौन है? मुख्य घटक मतलब मुख्य कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट कौन है?
जल्दी से जल्दी आंसर कीजिएगा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा आपको बता दूं, इसका आंसर मीथेन होगा, डी ऑप्शन होगा। जिसने भी डी ऑप्शन कमेंट किया उसका सही जवाब है ना। तो डी ऑप्शन मीथेन इसका प्रयोग होगा। मीथेन कोयला गैस बनाने का एक मुख्य घटक है, मेन कंपोनेंट है। तो दोस्तों अगला सवाल आपके बीच में आ गया। अगला सवाल क्या है कि यहाँ पे देखो दोस्तों, अगला सवाल है निम्न में से किसके लिए घनत्व अधिकतम होता है। घनत्व मतलब डेंसिटी, जिसका डेंसिटी क्या अधिकतम मतलब हाईएस्ट होना चाहिए दोस्तों। तो नीचे देख के बताइए कि डेंसिटी सबसे ज्यादा किसका है, घनत्व सबसे अधिकतम किसका है दोस्तों। क्लोरोफॉर्म का सबसे ज्यादा है, पानी का सबसे ज्यादा है, बेंजीन का सबसे ज्यादा है, या बर्फ का सबसे ज्यादा है दोस्तों। निम्न में से किसके लिए घनत्व सबसे अधिकतम है, मतलब डेंसिटी सबसे ज्यादा है दोस्तों। क्लोरोफॉर्म की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, पानी की, बेंजीन की या बर्फ की। इन चारों को कंपेयर करके बताओ, इन चारों की तुलना करके बताओ कि किसकी डेंसिटी घनत्व सबसे ज्यादा है दोस्तों। तो आपको बता दूं इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करें दोस्तों। इसका आंसर होगा बी, पानी। जो वाटर होती है, वाटर की डेंसिटी इन चारों में से सबसे ज्यादा होती है दोस्तों, है ना। आपको क्लोरोफॉर्म बेंजीन के बारे में थोड़ा सोचना पड़ता है। बर्फ तो पानी से ही बनता है, वो देखो दूर दूर बनता है, इसीलिए तो, है ना, ये बर्फ ऐसे दूर दूर बनता है ना ठोस, तो पानी में, इसीलिए तो देखो बर्फ पानी में तैरता रहता है, क्योंकि उसका घनत्व कम होता है ना दोस्तों। चलो अब बात करते हैं दोस्तों अपन अगली चीज पे। आपकी बायोलॉजी आ चुकी है दोस्तों, बायोलॉजी आ चुकी है। तो बायोलॉजी जानने वाले जल्दी से जल्दी ज्यादा सक्रिय हो जाना, थोड़ा एक्टिव। कौन सा संक्रामक रोग है, संक्रामक मतलब ट्रांजिटिव डिजीज कौन है जो एक दूसरे से फैलता है, जैसे कोरोना हो गया, है ना, चिकनगुनिया हो गया, जो एक दूसरे से फैलता है दोस्तों, है ना। चिकनगुनिया फैलता था क्या, कोरोना फैलता है, जैसे मान लो मेन एग्जांपल कोरोना है। ये संक्रामक रोग है, एक दूसरे से फैलता है। तो बताइए दोस्तों कौन सा, कुष्ठ रोग, हेपेटाइटिस रोग, तपेदिक रोग, या कंजक्टिवाइटिस। कौन सा रोग होगा दोस्तों, कंजक्टिवाइटिस, तपेदिक, हेपेटाइटिस या कुष्ठ रोग। जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा इसका आंसर होगा, सही आंसर। कौन सा ट्रांजिटिव डिजीज है जो एक दूसरे से फैलता है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा कुष्ठ रोग, ए ऑप्शन। जिसने भी ए ऑप्शन आंसर दिया है उसका करेक्ट जवाब होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न अपने बीच में आ रहा है, जो बायोलॉजी का ही है। अब सारे क्वेश्चन बायोलॉजी के 4-5 प्रश्न जो भी बचे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है, मतलब जो मच्छर के काटने से नहीं होता। मच्छर मतलब मॉस्किटो, जनित रोग मतलब वो काटने से नहीं होता। क्या डेंगू होता है, डेंगू बुखार जो आता है वो मच्छर काटने से होता है क्या। मलेरिया होता है क्या, नींद की बीमारी होती है क्या, फाइलेरिया होता है क्या। इनमें से 3 तो मच्छर काटने से होते हैं, एक नहीं होता। तो बताइए कौन सा नहीं होता। यहाँ पे लिखा मच्छर जनित रोग नहीं है, मतलब मॉस्किटो काटने से नहीं होता, नोट नहीं है। इसको इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान देना। देखो दोस्तों, नहीं है, रोग नहीं है, मच्छर काटने से जो नहीं होता है वो कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों। तो ये नींद की बीमारी है दोस्तों, सी ऑप्शन। जिसने भी आंसर दिया है उसका करेक्ट जवाब होगा ये नींद की बीमारी। मच्छर काटने से नहीं होता। डेंगू, मलेरिया और फाइलेरिया मच्छर काटने से होता है दोस्तों, मच्छर जनित रोग है। नींद की बीमारी मच्छर काटने से नहीं होती, वो तो टेंशन से होती है नींद की बीमारी, है ना। बहुत जनों को नींद नहीं आती, उसके अलग अलग कारण होते हैं दोस्तों, इतने में डिस्क्राइब नहीं कर सकता दोस्तों। बट यहाँ पे सी ऑप्शन आंसर आएगा, नींद की बीमारी, है ना। तो नींद कोई मच्छरों से कोई संबंध नहीं होता। ऐसे नहीं कि मच्छर कान में आवाज निकालते तो नींद नहीं लेने देते, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता दोस्तों। नींद की बीमारी मच्छर जनित रोग नहीं है। चलो अगली बात, अगला करते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, देखो यहाँ पे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, खाना पकाने के दौरान जो विटामिन सबसे ज्यादा उत्तरदायी होता है, मतलब कुकिंग करने के लिए, फूड को कुक करने के लिए कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा उत्तरदायी होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। जल्दी से जल्दी ऑप्शन दे दोस्तों, जल्दी से जल्दी ऑप्शन कमेंट करें कि खाना पकाने में, मतलब फूड को कुक करने के लिए, कुकिंग ऑफ द फूड करने के लिए विटामिन, कौन सा विटामिन उत्तरदायी होता है, मतलब सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है ना, वेरी रिस्पॉन्सिबल टू कुक फूड। कौन सा होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। कौन सा दोस्तों, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए दोस्तों। कौन सा है जो खाना पकाने के दौरान विटामिन में बहुत उत्तरदायी होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा विटामिन इसका आंसर होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विटामिन सी इसका करेक्ट जवाब होगा। विटामिन सी इसका करेक्ट जवाब होगा, जो खाना पकाने के दौरान सबसे रिस्पॉन्सिबल विटामिन होता है ना। अगला सवाल, 19वां सवाल, सेकंड लास्ट सवाल अपने बीच में आ रहा है।
देखो ये इंग्लिश में मैंने लिखी है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, लिखी हुई हिंदी में लेकिन है इंग्लिश वर्ड। देखो मलेरिया रोधी दवा है, मतलब मलेरिया को खत्म करने के लिए कौन सी यौगिक का उपयोग किया जाता है? एस्पिरिन, एस्पिरिन, नियोप्रिन, आइसोप्रिन या क्लोरोक्विन, किसका उपयोग किया जाता है मलेरिया रोधी दवा में? मलेरिया की दवा बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मलेरिया रोधी दवा मतलब मलेरिया की दवा बनाने में एस्पिरिन का उपयोग किया जाता है, नियोप्रिन का किया जाता है, आइसोप्रिन का या क्लोरोक्विन का? जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट करिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा क्लोरोक्विन। जिसने भी डी ऑप्शन आंसर दिया उसका सही जवाब है एकदम, है ना। जो क्लोरोक्विन जानते हैं, तो जब भी मलेरिया होगा तो क्विन के कंपाउंड अपन ले सकते हैं, है ना। तो दोस्तों ये डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अब अपन पहुंचते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में दोस्तों। ये बहुत ही खतरनाक डिजीज है जिसके बारे में मैंने ये क्वेश्चन डाला है। देखो निम्न में से कौन सा परीक्षण कैंसर के निदान में मदद करता है? निदान मतलब उसको रोग को मिटाने के लिए, कैंसर के लिए हेल्पफुल कौन है, मदद कौन करता है, हेल्पफुल कौन है? एक्सरे करता है, मूत्र परीक्षण करता है, रक्त परीक्षण करता है या बायोप्सी परीक्षण करता है? आपको बता दो ये एक्सरे करता है या अपना यूरिया टेस्ट, यूरिन टेस्ट होता है, मूत्र परीक्षण वो करता है, या ब्लड टेस्ट होता है जो अपना ब्लड टेस्ट होता है, रक्त परीक्षण वो करता है, या बायोप्सी परीक्षण करता है? बायोप्सी खुद अंग्रेजी वर्ड है। तो आपको बता दूं एक्सरे करता है, मूत्र परीक्षण करता है, रक्त परीक्षण करता है या बायोप्सी परीक्षण करता है? जल्दी से जल्दी बताइए कि कैंसर के निदान में, कैंसर के परीक्षण में कौन सा परीक्षण कैंसर के निदान में, मतलब ये कौन से 4 परीक्षण दिए हुए हैं, टेस्ट दिए हुए हैं, कौन सा कैंसर में उपयोगी है, हेल्पफुल है? तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करें दोस्तों। इसका आंसर होगा बायोप्सी परीक्षण, डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो दोस्तों आज आपने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं, है ना। आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं। अब बात करते हैं कल पे। कल वही टाइम 8:15 पे क्लास आएगी शाम को, तो 8:10 तक आप यहाँ पे आ जावे दोस्तों। कल का टॉपिक क्या होगा सर? कल का टॉपिक होगा राजस्थान के प्रमुख प्रमुख लोक देवता और देवियां। देवियों को कैसे भूल सकते हैं? तो लोक देवता और लोक देवियां। तो कल राजस्थान के लोक देवी देवता करके आना दोस्तों। कौन? लोक देवी, पहले देवी का नाम लिख देते हैं, देवी देवता, है ना, जैसे सीताराम होता है ना। लोक देवी देवता कल का टॉपिक है दोस्तों। तो आप लोक देवी देवता को पूरा पढ़ के आना ताकि अपन कर सकें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है दोस्तों, बहुत जने इसको हल्के में ले लिया, लेकिन अभी कोरोना सबसे ज्यादा स्टेज पे अभी है दोस्तों। तो आप अपने घर पे रहे, सुरक्षित रहे, जब भी बाहर जावें तो 2 गज की दूरी और मास्क का उपयोग करें। डरने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अपना टाइम खराब कर देती है, अपनी हेल्थ खराब कर देती है, अपने घर वालों को टेंशन दे देती है दोस्तों। इसलिए आप दूर रहें, है ना, दूरी बना के रखें और मास्क रखें। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट ये अभी ज्यादा फैल रहा है तो थोड़ा अवेयर रहे इससे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।